दोस्तों नमस्कार। संकल्प स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं बीके सिंह। तो हम लोग अफ्रीका महाद्वीप पढ़ रहे थे। अब इसके आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं आगे। आज हम पढ़ेंगे अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख पर्वत। अफ्रीका के प्रमुख पर्वत श्रेणी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं एक पर्वत पड़ता है जिसका नाम आपने बहुत सुना होगा। इसका नाम है एटलस पर्वत। एटलस पर्वत पड़ता है। एटलस पर्वत अफ्रीका महाद्वीप के 3 देशों में से होता है। नंबर 1 ट्यूनीशिया, नंबर 2 अल्जीरिया, नंबर 3 मोरक्को। ठीक है, यहां पे आपका पड़ता है मोरक्को। उसके बाद भी ये क्षेत्र आपका पड़ता है अल्जीरिया और ऊपर पड़ता है, यहां पे पड़ता है ट्यूनीशिया। तो एटलस पर्वत अफ्रीका महाद्वीप के 3 देशों में आता है, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया और मोरक्को। देखिए, जो भी पर्वत होगा उसका एक सर्वोच्च स्थान होता है, मतलब जिसको हम नाम देते हैं चोटी, मतलब जो सबसे ज्यादा ऊंचाई पर होगी। तो एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है टॉप कॉल। एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है टॉप कॉल। उसके बाद में हमारा एक पर्वत यहां पे पड़ता है जिसका नाम है मिटुंबा पर्वत। मिटुंबा पर्वत ये यहां पे पड़ता है। इसके नीचे यहां पर एक ज्वालामुखी पर्वत पड़ता है जिसका नाम है माउंट किलिमंजारो। ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है माउंट किलिमंजारो। उसके बाद में एक पर्वत यहां पे पड़ता है केन्या। माउंट केन्या और इथोपिया में पड़ता है। मैं बता दूं कि माउंट किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। सबसे ऊंची चोटी। उसके बाद में माउंट केन्या अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद में यहां पर एक पर्वत पड़ता है जिसका नाम है ड्रेकन्सबर्ग। डेकन्सबर्ग एक
प्राचीन पर्वत है, प्राचीन पर्वत है, जबकि एटलस एक बलित पर्वत है। मतलब अफ्रीका महाद्वीप का अगर प्राचीन पर्वत पूछा जाता है तो डेक्कन का नाम आएगा। देखिए, विश्व का सबसे प्राचीन अगर पूछा जाता है तो विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है वो हमारी अरावली है। लेकिन अगर अफ्रीका महाद्वीप की सबसे प्राचीन पर्वत पूछा जाए तो ड्रैकेंसबर्ग आता है। उसके बाद में आपका यहाँ पे पड़ता है माउंट कैमरन। माउंट कैमरन यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। कैसा है? सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत। यह एक सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। तो हमारे इतने पर्वत आते हैं अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत जो मुख्य पर्वत है जिनसे हमसे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले एटलस पर्वत 3 देशों से, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, मोरक्को। एटलस पर्वत एक बलित पर्वत है और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है टॉपकोल। उसके बाद में कैमरन पड़ता है, एक सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। उसके बाद में एक पर्वत यहाँ पे पड़ता है जिसका नाम है मिटुम्बा का पर्वत। फिर इसके जस्ट ऊपर माउंट केन्या और इथियोपिया पड़ता है। इसकी अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है माउंट केन्या। इसके बाद में माउंट किलिमंजारो, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट किलिमंजारो। इसके बाद में अब हम अफ्रीका महाद्वीप की कुछ प्रमुख नदियों की बात कर रहे हैं। देखिए, एक नदी आप यहाँ पर आपकी एक झील पड़ती है जिसका नाम है विक्टोरिया। कौन सी झील है? विक्टोरिया। विक्टोरिया झील की सीमा 3 देशों से लगती है, UKT। इसका मतलब है युगांडा, केन्या और तंजानिया। विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप के झील है जिसकी सीमा 3 देशों से लगती है, इससे UKT, युगांडा, केन्या और तंजानिया। यहां से एक नदी निकलती है, यहां से एक नदी निकलती है जो विश्व की सबसे लंबी नदी है जिसका नाम है नील। आपने बहुत बार सुना होगा विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो है नील। लेकिन जब भी अफवाह क्षेत्र में या विश्व की सबसे बड़ी नदी की बात की जाए तो वो नदी हमारी आती है अमेजन। तो हम सबसे पहले इस लंबी नदी की बात कर रहे हैं। जो विश्व की सबसे लंबी नदी है वो कहाँ से निकलती है? विक्टोरिया झील से। विक्टोरिया झील से यहाँ से एक नदी निकलती है जिसको बोलते हैं श्वेत नील, जिसको बोलते हैं श्वेत नील। उसके बाद में यहां पर आपकी पड़ती है टाना झील। कौन सी झील? टाना झील। टाना झील से एक नदी निकलती है जिसका नाम है ब्लू नील। विक्टोरिया झील से निकली श्वेत नील और टाना झील से निकली ब्लू नील। दोनों नदियां आपस में एक स्थान है खार्तूम। सूडान की राजधानी खार्तूम है, वहां पर जाकर ये नदियां आपस में मिल जाती हैं और फिर ये नील का रूप धारण कर लेती हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए फिर यहाँ पे पहुंचती है। यहाँ पर एक बांध पड़ता है जिसका नाम है अस्वान बांध।
अस्वान बांध। तो कभी कभी क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि नील नदी पर स्थित बांध कौन सा है, तो वो हमारा है अस्वान बांध। फिर देखिए, जब भी कोई एक बांध पड़ता है उससे पहले बहुत भारी मात्रा में जल भर जाता है, तो उस जल को हम झील का नाम दे देते हैं। वैसे ही यहाँ पर एक झील पड़ती है जिसका नाम है नासिर झील। उस झील का नाम है नासिर झील। तो सबसे पहले विक्टोरिया झील से निकली श्वेत नील, टाना झील से ब्लू नील, दोनों मिली खार्तूम में। उसके बाद में बढ़ते हुए नासिर झील, फिर अस्वान बांध, और इसी क्रम में नील नदी भूमध्य सागर में गिर जाती है। कहां से होते हुए? मिस्र से। मिस्र से आगे जाते हुए यह किसमें गिर जाती है? तो क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि नील नदी को मिस्र का वरदान कहा जाता है। क्यों? देखिए, जिस देश में या जिस राज्य में या जिस गांव में पानी की समुचित व्यवस्था होगी तो जाहिर सी बात है कि वो गांव उन्नत करेगा। जिस देश में पानी की व्यवस्था होगी तो वो देश उन्नत करेगा। जिस शहर में व्यवस्था अच्छी होगी तो वो शहर उन्नत करेगा। वैसे ही नील नदी की वजह से यहाँ पर पानी की बहुत सुविधा हो जाती है, जिसकी वजह से मिस्र की राजधानी काहिरा है। मिस्र की राजधानी काहिरा है। उसके बाद में हम यहाँ पर एक नदी की और बात करते हैं जिसका नाम है नाइजर। नाइजर नदी को तेल नदी भी कहा जाता है। नाइजर नदी की विशेषता है, नाइजर नदी की विशेषता है कि इसको तेल नदी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर तेल निकाला जाता है। पेट्रोलियम की मात्रा ज्यादा है, इसी वजह से यहाँ पर तेल निकाला जाता है। इसीलिए नाइजर नदी को तेल नदी भी कहा जाता है। उसके बाद में आप एक क्षेत्र देख रहे होंगे, इस क्षेत्र के बारे में आपको बताना चाहूंगा। जो ये हल्का सा सींग जैसा दिखाई दे रहा है, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत आता है। कई परीक्षाओं में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका किसे कहा जाता है, या हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं। तो सबसे पहले ऊपर से आता है आपका इरिट्रिया। इरिट्रिया, दूसरे नंबर पे आता है आपका जिबूती, जिबूती। उसके बाद में सोमालिया, फिर इथोपिया। तो हमसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं। तो इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया और इथोपिया। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके बाद में हम देखते हैं एक नदी आपकी यहां पे पड़ती है, एक नदी आपकी इस वाले क्षेत्र में पड़ती है जिसका नाम है जाम्बेजी नदी। इसका नाम है जाम्बेजी नदी। जाम्बेजी नदी पर एक जलप्रपात है जिसका नाम है विक्टोरिया जलप्रपात। विक्टोरिया जलप्रपात। देखिए, विक्टोरिया जब भी बात हो तो विक्टोरिया नाम से कई चीजें हैं। विक्टोरिया झील भी है, विक्टोरिया जलप्रपात भी है, विक्टोरिया नदी भी है ऑस्ट्रेलिया में। तो विक्टोरिया जो नाम से जो चीजें हैं उन पर हमें बहुत विशेष ध्यान रखना होता है। उसके बाद में एक नदी यहाँ पे पड़ती है जिसका नाम है ऑरेंज नदी।
जिसका नाम है ऑरेंज नदी। ऑरेंज नदी यूरेनियम के लिए जानी जाती है। ऑरेंज नदी यूरेनियम के लिए जानी जाती है। तो सबसे पहले हम देखना चाहेंगे तो अब हम देखते हैं कि हमसे क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि भूमध्य सागर को मतलब भूमध्य रेखा किस नदी को दो बार काटती है। दो बार काटने का मतलब है यहाँ पर है आपकी कांगो, कांगो नदी। कांगो का दूसरा नाम जायरे, क्या नाम है? जायरे नदी। तो क्या है, हमसे पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी नदी है, कई बार क्वेश्चन आया है कि भूमध्य रेखा को दो बार काटती है, तो वो है आपकी कांगो या जायरे नदी। दो बार काटने का मतलब है कि एक बार इधर से जाती है और ऐसे घूम के फिर इधर आ जाती है, तो इसको कहते हैं दो बार काटी जाती है। बात समझ में आ गई? तो भूमध्य रेखा कांगो नदी को दो बार काटती है। ऐसे ही मकर रेखा, मकर रेखा एक नदी है जिसको दो बार काटती है, जिसका नाम है लिम्पोपो नदी। तो क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि मकर रेखा कौन सी नदी को दो बार काटती है, तो वो है लिम्पोपो नदी। मकर रेखा लिम्पोपो नदी को दो बार काटती है। दो बार काटने का मतलब है एक बार इधर से जाकर इधर वापस आ जाती है। उसके बाद में पूछा जाता है कि कर्क रेखा, तो कर्क रेखा अफ्रीका महाद्वीप में तो किसी नदी को नहीं काटती है, लेकिन ये जाते हुए भारत की एक नदी है जिसका नाम है माही। माही नदी को कर्क रेखा दो बार काटती है। तो हमारे यहाँ से 3 क्वेश्चन तैयार होते हैं। पहला क्वेश्चन कि कर्क रेखा किस नदी को दो बार काटती है, तो माही नदी को। माही नदी कहाँ पड़ती है? भारत में। उसके बाद में भूमध्य रेखा किस नदी को दो बार काटती है, कांगो या जायरे नदी को। कांगो ही में एक जाति पाई जाती है जिसका नाम है पिग्मी। पिग्मी जनजाति कहाँ पाई जाती है? कांगो में। उसके बाद में नीचे मकर रेखा पड़ती है। मकर रेखा लिम्पोपो नदी दो बार काटती है। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। अब हम अफ्रीका के पठारों के बारे में बात कर लेते हैं। एक पठार यहाँ पे पड़ता है जिसका नाम है जोस का पठार। जोस का पठार। देखिए जितने भी महाद्वीप होंगे सब में नदियां होंगी, सब हर महाद्वीप में झीलें होंगी, हर महाद्वीप में पठार होंगे, क्योंकि हर घर में जो सामान्य चीजें हैं वो होती हैं, वैसे ही हर महाद्वीप में हर एक चीज होगी। जे पठार है नाइजर देश है, एक देश है, और दूसरा देश है नाइजीरिया।
नाइजीरिया, दोनों में पड़ता है। उसके बाद में एक पठार आपका यहां पे पड़ता है अंगोला, अंगोला का पठार। देखिए अंगोला की राजधानी है लुआंडा, अंगोला की राजधानी है लुआंडा। तो अंगोला का पठार यहां पे पाया जाता है। उसके बाद में एक पठार यहां पे पाया जाता है जिसका नाम है कटंगा का पठार। और कटंगा का पठार परीक्षा में इसलिए पूछा जाता है क्योंकि यह तांबे के लिए प्रसिद्ध है। कटंगा का पठार किस लिए फेमस है? क्योंकि यहाँ पर तांबा उत्पादन किया जाता है। इसके बाद में इसके जस्ट ऊपर एक पठार पड़ता है इथोपिया, इथोपिया का पठार, इथोपिया का पठार। फिर एक पठार हमारे इस मेडागास्कर, जो सबसे बड़ा द्वीप है हिंद महासागर का, इसमें पड़ता है जिसका नाम है मालागासी का पठार, मालागासी का पठार, इसका नाम है मालागासी का पठार। तो अफ्रीका महाद्वीप में इतने पठारी क्षेत्र हैं, इतने पठार पाए जाते हैं, हमने इनका अध्ययन किया। उसके बाद में हमने इथोपिया के बारे में बात कर रहे थे। तो इथोपिया कॉफी के लिए जाना जाता है। हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉफी मूल पौधा कहाँ का है। तो कॉफी की जब भी बात होगी मूल पौधे की, तो काफी मूल पौधा है वो है इथोपिया का। काफी मूल पौधा कहाँ का है? इथोपिया का। जबकि कॉफी सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ किया जाता है? तो वो ब्राजील में किया जाता है। ठीक है, लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कॉफी मूल पौधा कहाँ का है? तो इथोपिया का। इसके नीचे केन्या पड़ता है, इथोपिया के नीचे जस्ट नीचे यहाँ पे पड़ता है केन्या। तो केन्या में क्या चाय उत्पादन की जाती है। ठीक है, जबकि चाय मूल पौधा कहाँ का है? चीन का, जो बौद्ध धर्म का पवित्र पेय पदार्थ है। बात समझ में आ रही है? इथोपिया में मूल पौधा है कॉफी का, चाय यहाँ पैदा की जाती है, लेकिन चाय मूल पौधा कहाँ है? चीन का। ठीक है, तो ये हमारा पठारी क्षेत्र कंप्लीट हो गया। इसके बाद में आगे वीडियो में कुछ और इस महाद्वीप के बारे में जानेंगे। धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार, संकल्प स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं बीके सिंह। तो हम लोग अफ्रीका महाद्वीप पढ़ रहे थे। अब इसके आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं आगे। आज हम पढ़ेंगे अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख पर्वत। अफ्रीका के प्रमुख पर्वत श्रेणी, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं एक पर्वत पड़ता है जिसका नाम आपने बहुत सुना होगा। इसका नाम है एटलस पर्वत। एटलस पर्वत पड़ता है। एटलस पर्वत अफ्रीका महाद्वीप के 3 देशों में से होता है। नंबर 1 ट्यूनीशिया, नंबर 2 अल्जीरिया, नंबर 3
मोरक्को, ठीक है। यहां पे आपका पड़ता है मोरक्को। उसके बाद में ये क्षेत्र आपका पड़ता है लीबिया, और ऊपर पड़ता है, यहाँ पे पड़ता है ट्यूनीसिया। तो एटलस पर्वत अफ्रीका महाद्वीप के 3 देशों में आता है, ट्यूनीसिया, अल्जीरिया और मोरक्को। देखिए, जो भी पर्वत होगा उसका एक सर्वोच्च स्थान होता है, मतलब जिसको हम नाम देते हैं चोटी, मतलब जो सबसे ज्यादा ऊंचाई पर होगी। तो एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, जिसका नाम है टॉप कॉल, एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है टॉप कॉल। उसके बाद में हमारा एक पर्वत यहां पे पड़ता है जिसका नाम है मिटुंबा पर्वत, मिटुंबा पर्वत, ये यहां पे पड़ता है। इसके नीचे यहां पर एक ज्वालामुखी पर्वत पड़ता है, जिसका नाम है माउंट किलिमंजारो। ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, जिसका नाम है माउंट किलिमंजारो। उसके बाद में एक पर्वत यहां पे पड़ता है केन्या, माउंट केन्या, और इथोपिया में पड़ता है। मैं बता दूं कि माउंट किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी। उसके बाद में माउंट केन्या अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद में यहां पर एक पर्वत पड़ता है जिसका नाम है ड्रेकन्सबर्ग, ड्रेकन्सबर्ग। ड्रेकन्सबर्ग एक प्राचीन पर्वत है, प्राचीन पर्वत है, जबकि एटलस एक बलित पर्वत है। मतलब अफ्रीका महाद्वीप का अगर प्राचीन पर्वत पूछा जाता है तो ड्रेकन्सबर्ग का नाम आएगा। देखिए, विश्व का सबसे प्राचीन अगर पूछा जाता है तो विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है वो हमारी अरावली है। लेकिन अगर अफ्रीका महाद्वीप की सबसे प्राचीन पर्वत पूछा जाए तो ड्रेकन्सबर्ग आता है। उसके बाद में आपका यहां पे पड़ता है माउंट कैमरन, माउंट कैमरन। यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। कैसा है? सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत। यह एक सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। तो हमारे इतने पर्वत आते हैं अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत जो मुख्य पर्वत है जिनसे हमसे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले एटलस पर्वत 3 देशों से ट्यूनीसिया, अल्जीरिया, मोरक्को। एटलस पर्वत एक बलित पर्वत है और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है टॉप कॉल। उसके बाद में कैमरन पड़ता है, ये एक सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है।
उसके बाद में एक पर्वत यहाँ पे पड़ता है जिसका नाम है मिलुम्बा का पर्वत। फिर इसके जस्ट ऊपर माउंट केन्या और इथियोपिया पड़ता है। इसकी अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है माउंट केन्या। इसके बाद में माउंट किलिमंजारो, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट किलिमंजारो। इसके बाद में अब हम अफ्रीका महाद्वीप की कुछ प्रमुख नदियों की बात कर रहे हैं। देखिए, एक नदी आप यहाँ पर आपकी एक झील पड़ती है जिसका नाम है विक्टोरिया। कौन सी झील है? विक्टोरिया। विक्टोरिया झील की सीमा 3 देशों से लगती है, UKT। इसका मतलब है युगांडा, केन्या और तंजानिया। विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप के झील है जिसकी सीमा 3 देशों से लगती है, इससे UKT, युगांडा, केन्या और तंजानिया। यहां से एक नदी निकलती है, यहां से एक नदी निकलती है जो विश्व की सबसे लंबी नदी है जिसका नाम है नील। आपने बहुत बार सुना होगा विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो है नील। लेकिन जब भी अफवाह क्षेत्र में या विश्व की सबसे बड़ी नदी की बात की जाए तो वो नदी हमारी आती है अमेजन। तो हम सबसे पहले इस लंबी नदी की बात कर रहे हैं। जो विश्व की सबसे लंबी नदी है वो कहाँ से निकलती है? विक्टोरिया झील से। विक्टोरिया झील से यहाँ से एक नदी निकलती है जिसको बोलते हैं श्वेत नील, जिसको बोलते हैं श्वेत नील। उसके बाद में यहां पर आपकी पड़ती है टाना झील। कौन सी झील? टाना झील। टाना झील से एक नदी निकलती है जिसका नाम है ब्लू नील। विक्टोरिया झील से निकली श्वेत नील और टाना झील से निकली ब्लू नील। दोनों नदियां आपस में एक स्थान है खार्तूम। सूडान की राजधानी खार्तूम है, वहां पर जाकर ये नदियां आपस में मिल जाती हैं और फिर ये नील का रूप धारण कर लेती हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए फिर यहाँ पे पहुंचती है। यहाँ पर एक बांध पड़ता है जिसका नाम है अस्वान बांध। अस्वान बांध। तो कभी कभी क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि नील नदी पर स्थित बांध कौन सा है, तो वो हमारा है अस्वान बांध। फिर देखिए, जब भी कोई एक बांध पड़ता है उससे पहले बहुत भारी मात्रा में जल भर जाता है, तो उस जल को हम झील का नाम दे देते हैं। वैसे ही यहाँ पर एक झील पड़ती है जिसका नाम है नासिर झील। उस झील का नाम है नासिर झील। तो सबसे पहले विक्टोरिया झील से निकली श्वेत नील, टाना झील से ब्लू नील, दोनों मिली खार्तूम में। उसके बाद में बढ़ते हुए नासिर झील, फिर अस्वान बांध और इसी क्रम में नील नदी भूमध्य सागर में गिर जाती है। कहां से होते हुए? मिस्र से। मिस्र से आगे जाते हुए यह किसमें गिर जाती है? तो क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि नील नदी को मिस्र का वरदान कहा जाता है। क्यों? देखिए, जिस देश में या जिस राज्य में या जिस गांव में पानी की समुचित व्यवस्था होगी तो जाहिर सी बात है कि वो गांव उन्नत करेगा। जिस देश में पानी की व्यवस्था होगी तो वो देश उन्नत करेगा। जिस शहर में व्यवस्था अच्छी होगी तो वो शहर उन्नत करेगा। वैसे ही नील नदी की वजह से यहाँ पर पानी की बहुत सुविधा हो जाती है, जिसकी वजह से मिस्र की राजधानी काहिरा है। मिस्र की राजधानी काहिरा है।
उसके बाद में हम यहाँ पर एक नदी की और बात करते हैं जिसका नाम है नाइजर। नाइजर नदी को तेल नदी भी कहा जाता है। नाइजर नदी की विशेषता है कि इसको तेल नदी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर तेल निकाला जाता है। पेट्रोलियम की मात्रा ज्यादा है, इसी वजह से यहाँ पर तेल निकाला जाता है, इसीलिए नाइजर नदी को तेल नदी भी कहा जाता है। उसके बाद में आप एक क्षेत्र देख रहे होंगे, इस क्षेत्र के बारे में आपको बताना चाहूंगा। जो ये हल्का सा सींग जैसा दिखाई दे रहा है, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत आता है। कई परीक्षाओं में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका किसे कहा जाता है या हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं। तो सबसे पहले ऊपर से आता है आपका इरिट्रिया। दूसरे नंबर पे आता है आपका जिबूती। उसके बाद में सोमालिया, फिर इथोपिया। तो हमसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं। तो इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया और इथोपिया। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके बाद में हम देखते हैं एक नदी आपकी यहां पे पड़ती है, एक नदी आपकी इस वाले क्षेत्र में पड़ती है जिसका नाम है जाम्बेजी नदी। इसका नाम है जाम्बेजी नदी। जाम्बेजी नदी पर एक जलप्रपात है जिसका नाम है विक्टोरिया जलप्रपात। विक्टोरिया जलप्रपात। देखिए, विक्टोरिया जब भी बात हो तो विक्टोरिया नाम से कई चीजें हैं। विक्टोरिया झील भी है, विक्टोरिया जलप्रपात भी है, विक्टोरिया नदी भी है ऑस्ट्रेलिया में। तो विक्टोरिया जो नाम से जो चीजें हैं उन पर हमें बहुत विशेष ध्यान रखना होता है। उसके बाद में एक नदी यहाँ पे पड़ती है जिसका नाम है ऑरेंज नदी। जिसका नाम है ऑरेंज नदी। ऑरेंज नदी यूरेनियम के लिए जानी जाती है। ऑरेंज नदी यूरेनियम के लिए जानी जाती है। तो सबसे पहले हम देखना चाहेंगे तो अब हम देखते हैं कि हमसे क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि भूमध्य सागर को
मतलब भूमध्य रेखा किस नदी को दो बार काटती है? दो बार काटने का मतलब है यहाँ पर है आपकी कांगो, कांगो नदी। कांगो का दूसरा नाम जायरे, क्या नाम है? जायरे नदी। तो क्या है, हमसे पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी नदी है, कई बार क्वेश्चन आया है कि भूमध्य रेखा को दो बार काटती है, तो वो है आपकी कांगो या जायरे नदी। दो बार काटने का मतलब है कि एक बार इधर से जाती है और ऐसे घूम के फिर इधर आ जाती है, तो इसको कहते हैं दो बार काटी जाती है। बात समझ में आ गई? तो भूमध्य रेखा कांगो नदी को दो बार काटती है। ऐसे ही मकर रेखा, मकर रेखा एक नदी है जिसको दो बार काटती है, जिसका नाम है लिम्पोपो नदी। तो क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि मकर रेखा कौन सी नदी को दो बार काटती है, तो वो है लिम्पोपो नदी। मकर रेखा लिम्पोपो नदी को दो बार काटती है। दो बार काटने का मतलब है एक बार इधर से जाकर इधर वापस आ जाती है। उसके बाद में पूछा जाता है कि कर्क रेखा, तो कर्क रेखा अफ्रीका महाद्वीप में तो किसी नदी को नहीं काटती है, लेकिन ये जाते हुए भारत की एक नदी है जिसका नाम है माही। माही नदी को कर्क रेखा दो बार काटती है। तो हमारे यहाँ से 3 क्वेश्चन तैयार होते हैं। पहला क्वेश्चन कि कर्क रेखा किस नदी को दो बार काटती है, तो माही नदी को। माही नदी कहाँ पड़ती है? भारत में। उसके बाद में भूमध्य रेखा किस नदी को दो बार काटती है? कांगो या जायरे नदी को। कांगो ही में एक जात पाई जाती है जिसका नाम है पिग्मी। पिग्मी जनजात कहाँ पाई जाती है? कांगो में। उसके बाद में नीचे मकर रेखा पड़ती है। मकर रेखा लिम्पोपो नदी दो बार काटती है। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। अब हम अफ्रीका के पठारों के बारे में बात कर लेते हैं। एक पठार यहाँ पे पड़ता है जिसका नाम है जोस का पठार। जोस का पठार। देखिए जितने भी महाद्वीप होंगे सब में नदियां होंगी, सब हर महाद्वीप में झीलें होंगी, हर महाद्वीप में पठार होंगे, क्योंकि हर घर में जो सामान्य चीजें हैं वो होती हैं, वैसे ही हर महाद्वीप में हर एक चीज होगी। जे पठार है नाइजर देश है, एक देश है, और दूसरा देश है नाइजीरिया। नाइजीरिया दोनों में पड़ता है। उसके बाद में एक पठार आपका यहां पे पड़ता है अंगोला। अंगोला का पठार। देखिए अंगोला की राजधानी है लुआंडा। अंगोला की राजधानी है लुआंडा। तो अंगोला का पठार यहाँ पे पाया जाता है। उसके बाद में एक पठार यहाँ पे पाया जाता है जिसका नाम है कटंगा का पठार। और कटंगा का पठार परीक्षा में इसलिए पूछा जाता है क्योंकि ये तांबे के लिए प्रसिद्ध है। कटंगा का पठार किस लिए फेमस है? क्योंकि यहाँ पर तांबा उत्पादन किया जाता है। इसके बाद में इसके जस्ट ऊपर एक पठार पड़ता है इथोपिया। इथोपिया का पठार। इथोपिया का पठार। फिर एक पठार हमारे इस मेडागास्कर जो सबसे बड़ा द्वीप है हिंद महासागर का, इसमें पड़ता है जिसका नाम है मालागासी का पठार। मालागासी का पठार, इसका नाम है मालागासी का पठार। तो अफ्रीका महाद्वीप में
इतने पठारी क्षेत्र हैं, इतने पठार पाए जाते हैं, हमने इनका अध्ययन किया। उसके बाद में हमने इथोपिया के बारे में बात कर रहे थे। तो इथोपिया कॉफी के लिए जाना जाता है। हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉफी मूल पौधा कहाँ का है। तो कॉफी की जब भी बात होगी मूल पौधे की, तो कॉफी मूल पौधा है वो है इथोपिया का। कॉफी मूल पौधा कहाँ का है? इथोपिया का। जबकि कॉफी सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ किया जाता है? तो वो ब्राजील में किया जाता है। ठीक है, लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कॉफी मूल पौधा कहाँ का है? तो इथोपिया का। इसके नीचे केन्या पड़ता है। इथोपिया के नीचे जस्ट नीचे यहाँ पे पड़ता है केन्या। तो केन्या में क्या चाय उत्पादन की जाती है। ठीक है, जबकि चाय मूल पौधा कहाँ का है? चीन का, जो बौद्ध धर्म का पवित्र पेय पदार्थ है। बात समझ में आ रही है? इथोपिया में मूल पौधा है कॉफी का, चाय यहाँ पैदा की जाती है, लेकिन चाय मूल पौधा कहाँ है? चीन का। ठीक है, तो ये हमारा पठारी क्षेत्र कंप्लीट हो गया। इसके बाद में आगे की वीडियो में कुछ और इस महाद्वीप के बारे में जानेंगे। धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार, संकल्प स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं बीके सिंह। तो हम लोग अफ्रीका महाद्वीप पढ़ रहे थे। अब इसके आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं आगे। आज हम पढ़ेंगे अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख पर्वत। अफ्रीका के प्रमुख पर्वत श्रेणी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं एक पर्वत पड़ता है जिसका नाम आपने बहुत सुना होगा। इसका नाम है एटलस पर्वत। एटलस पर्वत पड़ता है। एटलस पर्वत अफ्रीका महाद्वीप के 3 देशों में से होता है। नंबर 1 ट्यूनीशिया, नंबर 2 अल्जीरिया, नंबर 3 मोरक्को। ठीक है, यहां पे आपका पड़ता है मोरक्को। उसके बाद में ये क्षेत्र आपका पड़ता है अल्जीरिया, और ऊपर पड़ता है यहाँ पे पड़ता है ट्यूनीशिया। तो एटलस पर्वत अफ्रीका महाद्वीप के 3 देशों में आता है, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया और मोरक्को। देखिए, जो भी पर्वत होगा उसका एक सर्वोच्च स्थान होता है, मतलब जिसको हम नाम देते हैं चोटी, मतलब जो सबसे ज्यादा ऊंचाई पर होगी। तो एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है टॉप कॉल। एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है टॉप कॉल। उसके बाद में हमारा एक पर्वत यहां पे पड़ता है जिसका नाम है मिटुंबा पर्वत। मिटुंबा पर्वत ये यहां पे पड़ता है।
इसके नीचे यहाँ पर एक ज्वालामुखी पर्वत पड़ता है, जिसका नाम है माउंट किलिमंजारो। ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, जिसका नाम है माउंट किलिमंजारो। उसके बाद में एक पर्वत यहाँ पे पड़ता है, केन्या, माउंट केन्या। और इथोपिया में पड़ता है। मैं बता दूं कि माउंट किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी। उसके बाद में माउंट केन्या अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद में यहां पर एक पर्वत पड़ता है, जिसका नाम है ड्रेकन्सबर्ग। ड्रेकन्सबर्ग एक प्राचीन पर्वत है, प्राचीन पर्वत है, जबकि एटलस एक बलित पर्वत है। मतलब अफ्रीका महाद्वीप का अगर प्राचीन पर्वत पूछा जाता है तो ड्रेकन्सबर्ग का नाम आएगा। देखिए, विश्व का सबसे प्राचीन अगर पूछा जाता है तो विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है वो हमारी अरावली है। लेकिन अगर अफ्रीका महाद्वीप की सबसे प्राचीन पर्वत पूछा जाए तो ड्रेकन्सबर्ग आता है। उसके बाद में आपका यहाँ पे पड़ता है माउंट कैमरन। माउंट कैमरन यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। कैसा है? सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत। यह एक सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। तो हमारे इतने पर्वत आते हैं अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत जो मुख्य पर्वत है, जिनसे हमसे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले एटलस पर्वत 3 देशों से, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, मोरक्को। एटलस पर्वत एक बलित पर्वत है और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है टॉपकोल। उसके बाद में कैमरन पड़ता है, ये एक सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। उसके बाद में एक पर्वत यहाँ पड़ता है जिसका नाम है मिटुम्बा का पर्वत। फिर इसके जस्ट ऊपर माउंट केन्या और इथियोपिया पड़ता है। इसकी अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, जिसका नाम है माउंट केन्या। इसके बाद में माउंट किलिमंजारो, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट किलिमंजारो। इसके बाद में अब हम अफ्रीका महाद्वीप की कुछ प्रमुख नदियों की बात कर रहे हैं। देखिए, एक नदी आप यहाँ पर आपकी एक झील पड़ती है जिसका नाम है विक्टोरिया। कौन सी झील है? विक्टोरिया। विक्टोरिया झील की सीमा 3 देशों से लगती है, UKT। इसका मतलब है युगांडा, केन्या और तंजानिया। विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप के झील है जिसकी सीमा 3 देशों से लगती है, किससे? UKT, युगांडा, केन्या और तंजानिया। यहां से एक नदी निकलती है, यहां से एक नदी निकलती है जो विश्व की सबसे लंबी नदी है, जिसका नाम है नील। आपने बहुत बार सुना होगा विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो है नील। लेकिन जब भी
अफवाह क्षेत्र में या विश्व की सबसे बड़ी नदी की बात की जाए तो वो नदी हमारी आती है अमेजन। तो हम सबसे पहले इस लंबी नदी की बात कर रहे हैं। जो विश्व की सबसे लंबी नदी है वो कहाँ से निकलती है? विक्टोरिया झील से। विक्टोरिया झील से यहाँ से एक नदी निकलती है जिसको बोलते हैं श्वेत नील, जिसको बोलते हैं श्वेत नील। उसके बाद में यहां पर आपकी पड़ती है टाना झील। कौन सी झील? टाना झील। टाना झील से एक नदी निकलती है जिसका नाम है ब्लू नील। विक्टोरिया झील से निकली श्वेत नील और टाना झील से निकली ब्लू नील। दोनों नदियां आपस में एक स्थान है खार्तूम। सूडान की राजधानी खार्तूम है। वहां पर जाकर ये नदियां आपस में मिल जाती हैं और फिर ये नील का रूप धारण कर लेती हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए फिर यहाँ पे पहुंचती है। यहाँ पर एक बांध पड़ता है जिसका नाम है अस्वान बांध। अस्वान बांध। तो कभी कभी क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि नील नदी पर स्थित बांध कौन सा है, तो वो हमारा है अस्वान बांध। फिर देखिए, जब भी कोई एक बांध पड़ता है उससे पहले बहुत भारी मात्रा में जल भर जाता है, तो उस जल को हम झील का नाम दे देते हैं। वैसे ही यहाँ पर एक झील पड़ती है जिसका नाम है नासिर झील। उस झील का नाम है नासिर झील। तो सबसे पहले विक्टोरिया झील से निकली श्वेत नील, टाना झील से ब्लू नील, दोनों मिली खार्तूम में। उसके बाद में बढ़ते हुए नासिर झील, फिर अस्वान बांध और इसी क्रम में नील नदी भूमध्य सागर में गिर जाती है। कहां से होते हुए? मिस्र से। मिस्र से आगे जाते हुए यह किसमें गिर जाती है? तो क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि नील नदी को मिस्र का वरदान कहा जाता है। क्यों? देखिए, जिस देश में या जिस राज्य में या जिस गांव में पानी की समुचित व्यवस्था होगी तो जाहिर सी बात है कि वो गांव उन्नत करेगा। जिस देश में पानी की व्यवस्था होगी तो वो देश उन्नत करेगा। जिस शहर में व्यवस्था अच्छी होगी तो वो शहर उन्नत करेगा। वैसे ही नील नदी की वजह से यहाँ पर पानी की बहुत सुविधा हो जाती है, जिसकी वजह से मिस्र की राजधानी काहिरा है। मिस्र की राजधानी काहिरा है। उसके बाद में हम यहाँ पर एक नदी की और बात करते हैं जिसका नाम है नाइजर। नाइजर नदी को तेल नदी भी कहा जाता है। नाइजर नदी की विशेषता है, नाइजर नदी की विशेषता है कि इसको तेल नदी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर तेल निकाला जाता है। पेट्रोलियम की मात्रा ज्यादा है, इसी वजह से यहाँ पर तेल निकाला जाता है। इसीलिए नाइजर नदी को तेल नदी भी कहा जाता है। उसके बाद में आप एक क्षेत्र देख रहे होंगे। इस क्षेत्र के बारे में आपको बताना चाहूंगा। जो ये हल्का सा सींग जैसा दिखाई दे रहा है, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत आता है। कई परीक्षाओं में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका किसे कहा जाता है, या हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं। तो सबसे पहले ऊपर से आता है आपका इरिट्रिया। इरिट्रिया। दूसरे नंबर पे आता है आपका जिबूती।
जिबूती, उसके बाद में सोमालिया, फिर इथोपिया। तो हमसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं, तो इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया और इथोपिया। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके बाद में हम देखते हैं एक नदी आपकी यहां पे पड़ती है, एक नदी आपकी इस वाले क्षेत्र में पड़ती है जिसका नाम है जाम्बेजी नदी। इसका नाम है जाम्बेजी नदी। जाम्बेजी नदी पर एक जलप्रपात है जिसका नाम है विक्टोरिया जलप्रपात। विक्टोरिया जलप्रपात। देखिए विक्टोरिया जब भी बात हो तो विक्टोरिया नाम से कई चीजें हैं, विक्टोरिया झील भी है, विक्टोरिया जलप्रपात भी है, विक्टोरिया नदी भी है ऑस्ट्रेलिया में। तो विक्टोरिया जो नाम से जो चीजें हैं उन पर हमें बहुत विशेष ध्यान रखना होता है। उसके बाद में एक नदी यहां पे पड़ती है जिसका नाम है ऑरेंज नदी, जिसका नाम है ऑरेंज नदी। ऑरेंज नदी यूरेनियम के लिए जानी जाती है। ऑरेंज नदी यूरेनियम के लिए जानी जाती है। तो सबसे पहले हम देखना चाहेंगे तो अब हम देखते हैं कि हमसे क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि भूमध्य सागर को मतलब भूमध्य रेखा किस नदी को दो बार काटती है। दो बार काटने का मतलब है यहाँ पर है आपकी कांगो, कांगो नदी। कांगो का दूसरा नाम जायरे, क्या नाम है? जायरे नदी। तो क्या है, हमसे पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी नदी है, कई बार क्वेश्चन आया है कि भूमध्य रेखा को दो बार काटती है, तो वो है आपकी कांगो या जायरे नदी। दो बार काटने का मतलब है कि एक बार इधर से जाती है और ऐसे घूम के फिर इधर आ जाती है, तो इसको कहते हैं दो बार काटी जाती है। बात समझ में आ गई? तो भूमध्य रेखा कांगो नदी को दो बार काटती है। ऐसे ही मकर रेखा, मकर रेखा एक नदी है जिसको दो बार काटती है, जिसका नाम है लिम्पोपो नदी। तो क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि मकर रेखा कौन सी नदी को दो बार काटती है, तो वो है लिम्पोपो नदी। मकर रेखा लिम्पोपो नदी को दो बार काटती है। दो बार काटने का मतलब है एक बार इधर से जाकर इधर वापस आ जाती है। उसके बाद में पूछा जाता है कि कर्क रेखा, तो कर्क रेखा अफ्रीका महाद्वीप में तो किसी नदी को नहीं काटती है, लेकिन ये जाते हुए भारत की एक नदी है जिसका नाम है माही। माही नदी को कर्क रेखा दो बार काटती है। तो हमारे यहाँ से तीन क्वेश्चन तैयार होते हैं। पहला क्वेश्चन
कि कर्क रेखा किस नदी को 2 बार काटती है, तो माही नदी को। माही नदी कहाँ पड़ती है? भारत में। उसके बाद में भूमध्य रेखा किस नदी को 2 बार काटती है? कांगो या जायरी नदी को। कांगो ही में एक जाति पाई जाती है जिसका नाम है पिग्मी। पिग्मी जनजाति कहाँ पाई जाती है? कांगो में। उसके बाद में नीचे मकर रेखा पड़ती है। मकर रेखा लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। अब हम अफ्रीका के पठारों के बारे में बात कर लेते हैं। ये पठार यहाँ पे पड़ता है जिसका नाम है जोस का पठार। जोस का पठार। देखिए जितने भी महाद्वीप होंगे सब में नदियां होंगी, सब हर महाद्वीप में झीलें होंगी, हर महाद्वीप में पठार होंगे, क्योंकि हर घर में जो सामान्य चीजें हैं वो होती हैं, वैसे ही हर महाद्वीप में हर एक चीज होगी। जे पठार है नाइजर देश है, एक देश है, और दूसरा देश है नाइजीरिया। नाइजीरिया दोनों में पड़ता है। उसके बाद में एक पठार आपका यहां पे पड़ता है अंगोला। अंगोला का पठार। देखिए अंगोला की राजधानी है लुआंडा। अंगोला की राजधानी है लुआंडा। तो अंगोला का पठार यहां पे पाया जाता है। उसके बाद में एक पठार यहां पे पाया जाता है जिसका नाम है कटंगा का पठार। और कटंगा का पठार परीक्षा में इसलिए पूछा जाता है क्योंकि ये तांबे के लिए प्रसिद्ध है। कटंगा का पठार किस लिए फेमस है? क्योंकि यहाँ पर तांबा उत्पादन किया जाता है। इसके बाद में इसके जस्ट ऊपर एक पठार पड़ता है इथोपिया। इथोपिया का पठार। इथोपिया का पठार। फिर एक पठार हमारे इस मेडागास्कर जो सबसे बड़ा द्वीप है हिंद महासागर का, इसमें पड़ता है जिसका नाम है मालागासी का पठार। मालागासी का पठार, इसका नाम है मालागासी का पठार। तो अफ्रीका महाद्वीप में इतने पठारी क्षेत्र हैं, इतने पठार पाए जाते हैं, हमने इनका अध्ययन किया। उसके बाद में हमने इथोपिया के बारे में बात कर रहे थे। तो इथोपिया कॉफी के लिए जाना जाता है। हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉफी मूल पौधा कहाँ का है? तो कॉफी की जब भी बात होगी मूल पौधे की, तो काफी मूल पौधा है वो है इथोपिया का। काफी मूल पौधा कहाँ का है? इथोपिया का। जबकि कॉफी सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ किया जाता है? तो वो ब्राजील में किया जाता है। ठीक है, लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कॉफी मूल पौधा कहाँ का है? तो इथोपिया का। इसके नीचे केन्या पड़ता है। इथोपिया के नीचे जस्ट नीचे यहाँ पे पड़ता है केन्या। तो केन्या में क्या चाय उत्पादन की जाती है। ठीक है, जबकि चाय मूल पौधा कहाँ का है? चीन का, जो बौद्ध धर्म का पवित्र पेय पदार्थ है। बात समझ में आ रही है? इथोपिया में मूल पौधा है कॉफी का, चाय यहाँ पैदा की जाती है, लेकिन चाय मूल पौधा कहाँ है? चीन का। ठीक है, तो ये हमारा पठारी क्षेत्र कंप्लीट हो गया। इसके बाद में आगे वीडियो में कुछ और इस महाद्वीप के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।